यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एग्जाम स्टडी। सभी का स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे सीडीपी बाल विकास के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया या एमपी टेट हो गया, अगर कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं आप टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का, तो वहाँ पे हर एग्ज़ाम में ये बाल विकास सीडीपी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो वीडियो बने रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी के लिए। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुणों के साथ परम शून्य हो जाती है, वह मापनी, ये मापनी की बात पूछ रहा है कि जिसमें जो अंतराल होता है वो समस्त गुण के साथ वो परम शून्य हो जाता है, वो कौन सा मापनी कहलाती है। तो नामित मापनी, क्रम सूचक मापनी, अंतराल मापनी या अनुपात मापनी, चार ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें से आपको बताना है कि वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुणों के साथ परम शून्य हो जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, अनुपात मापनी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मापन के कुछ मुख्य चार प्रकार होते हैं। मापन कितने प्रकार का होता है? चार प्रकार का होता है। तो पहला इसमें क्या होता है? फर्स्ट होता है नामित मापनी, सेकंड क्या होता है? क्रमिक मापनी, थर्ड होता है अंतराल मापनी और फोर्थ क्या होता है? अनुपात मापनी। लेकिन अनुपात मापनी में क्या होता है? अनुपात मापनी में सभी गुण जो होते हैं वो परम शून्य हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकरण किस में होता है? इदम में, अहम में, परा अहम में या परिस्थितियों में। चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना है। तो फ्राइड के अनुसार जो है हमारे मूल्यों का आंतरिकरण किस में होता है? वो हमारे परा अहम में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देख लेते हैं कि व्यवहारवादी ने कहा है, उसका नाम बताना है आपको। कौन से व्यवहारवादी ने कहा है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर जो चाहूँ वो बना सकता हूँ। तो उनका नाम है फ्रीमैन, न्यूमैन, वाटसन या होल जोंगिर। तो वाटसन ने कहा है कि मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे चोर, वकील या डॉक्टर बना सकता हूँ। तो ये किसका कथन है? वाटसन का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि ध्यान आकर्षित होने में किसकी भूमिका होती है? ध्यान को आकर्षित होने में किसकी भूमिका होती है? उद्दीपन की तीव्रता का, उद्दीपन की उपादेयता का, उद्दीपन की विश्वसनीयता का या उद्दीपन की सक्रियता का। ये चार ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है कि ध्यान को आकर्षित होने में सबसे प्रमुख भूमिका क्या होती है। तो ध्यान जो होता है उसको आकर्षित करने के लिए सबसे प्रमुख भूमिका होती है कि उद्दीपन की तीव्रता हो, उद्दीपन की तीव्रता को का सबसे ज़्यादा भूमिका होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इसमें डॉट डॉट दिया है, उसमें पूछ रहा है कि छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की क्या कला है? क्या छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला है? तो जो प्रेरणा होती है, प्रेरणा ही छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला है। प्रेरणा जब आती है, जब हमारे अंदर आती है तो बच्चे पढ़ने लगते हैं। बच्चों जो भी काम करना होता है प्रेरणा के आधार पे ही होता है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? डी है, हो जाएगा। चलिए सारे लोग कमेंट करते रहिए, सबका कमेंट हम देख रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ सारे लोग लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को जरूर दबा दीजिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्राइड के अनुसार ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने उसकी असफलता का विस्मरण का फ्राइड के अनुसार क्या होता है? कि मतलब ये पूछ रहा है फर्स्ट में कि ग्रहण किए हुए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता या विस्मरण कहते हैं। विस्मरण का अर्थ है किसी भी समय प्रयत्न करने पर जो भी भाव पूर्व अनुभव या स्मरण करने से पहले सीखी हुई जो चीज़ें होती है उसे कार्य करने में असफलता कहते हैं। या विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति में लाकर अलग कर दिया जाता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये चार ऑप्शन दिया गया है और ये फ्राइड के अनुसार क्वेश्चंस को पूछ रहा है, तो इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको क्या होगा, ये सारे लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, सबका मैं कमेंट देख रहा हूँ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा। विस्मृति वह प्रवृत्ति है जिसमें दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। जो भी दुखद अनुभव होते हैं उसको स्मृति से अलग कर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की जब भी बात करेंगे तो ये आ जाता है SOR थ्योरी से। SOR थ्योरी के जो प्रस्तावित किसने किया है? SOR थ्योरी को प्रस्तावित किसने किया है? वाटसन ने, कोफका ने, कोहलर ने या गेस्टवाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपका कोई भी कमेंट हो, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं। और हमारा टारगेट है 500 क्वेश्चंस का
तो सभी लोग हमारे 500 क्वेश्चंस के टारगेट पे जरूर रहिएगा। 500 क्वेश्चन सीडीपी में आपको मिलेंगे सीटेट एग्जाम से पहले। तो सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को जरूर दबा दीजिए। एसओआर थ्योरी की बात जब भी करता है तो एसओआर थ्योरी किसने दिया है? वाटसन ने दिया है। वाटसन ने क्या दिया है? एसओआर थ्योरी दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा को क्या कहते हैं? ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या है? अवधि है, नवीनता है, रुचि है या आकार है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना है कि जो ध्यान होता है उसको केंद्रित करने की आंतरिक दशा को क्या कहते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, रुचि हो जाएगा। ध्यान को केंद्रित करने की जो आंतरिक कला है वो क्या है? रुचि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग क्या कहलाता है? एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उसका प्रयोग क्या कहलाता है? सीखने का पठार कहलाता है, सीखने में स्थानांतरण, सीखने का में पठार या सीखने में रुचि। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना है कि जो एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान है, जो बच्चा एक परिस्थिति में कुछ भी सीखता है और उसको अपने नेक्स्ट काम के लिए लगा देता है, जो भी काम करता है वो दूसरी परिस्थिति में लगा देता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, सीखने का स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? स्मृति, सीखना, प्रेरणा या चिंतन। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको बताना है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो अनुभव के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन है वो क्या कहलाता है? सीखना कहलाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है क्या कहलाता है? स्तंभाकृति, आवृत्ति बहुभुज, संचयी आवृत्ति या रेखाचित्र। 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कि सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। तो जो स्तंभों द्वारा आकृति प्रदर्शित की जाती है उसको क्या कहते हैं? स्तंभाकृति कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है? ये बहुत ही कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है? बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में या प्रौढ़ावस्था में। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना है। तो बुद्धि का जो अधिकतम विकास होता है वो किस अवस्था में हो जाता है? किशोरावस्था में हो जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिशु का अधिकांश व्यवहार किस पे आधारित होता है? उसकी मूल प्रवृत्ति पे, नैतिकता पे, वास्तविकता पे या ध्यान पे। तो जो शिशु होता है उसका जो अधिकांश व्यवहार होता है किस पे आधारित होता है? उसकी मूल प्रवृत्ति पे आधारित होता है। जितने लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं वो एक बार जरूर कमेंट करेंगे कि मूल प्रवृत्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं, मूल प्रवृत्तियाँ जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। सारे लोग कमेंट जरूर करिएगा कि मूल प्रवृत्ति कितने प्रकार की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग एक बार अंतर्दृष्टि से सूझ के सिद्धांत से ले लेते हैं। सूझ का सिद्धांत द्वारा जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत होता है उसको सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने किसका प्रयोग किया था? सूझ का सिद्धांत या सीखने का सिद्धांत जो है उसमें कोहलर ने किस पे प्रयोग किया था? कुत्ते पे, बनमानुष पे, बिल्ली पे या चूहा पे। 4 ऑप्शन है, इसमें आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, कोहलर ने अपना प्रयोग किस पे किया था? बनमानुष पे किया था। इसका आंसर जो हो जाएगा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम में प्रभाव का नियम किसने दिया था? अधिगम में प्रभाव का नियम किसने दिया था? पावलोव ने, स्किनर ने, वाटसन ने या थॉर्नडाइक ने। अधिगम की बात कर रहा है, अधिगम का थ्योरी किसने दिया है? ये आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। तो जब भी अधिगम की बात करता है तो अधिगम में जो है प्रभाव का नियम किसने दिया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी सही हो जाएगा, थॉर्नडाइक। अधिगम में प्रभाव का नियम थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसको एक बार जरूर देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग इसका आंसर एक बार डिस्क्राइब कर लेते हैं कि जो थॉर्नडाइक ने अधिगम के मुख्य नियम दिए थे उसमें 3 नियम मुख्य नियम में आते हैं। पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है प्रभाव का नियम और तीसरा क्या है? अभ्यास का नियम। इसके अलावा उन्होंने जो है बताया था कि प्रभाव का जो नियम होता है वो उसी कार्य पे आधारित होता है जो सीखना हम चाहते हैं और उसका परिणाम बेहतर मिलता है। और जब परिणाम संतोषजनक या बेहतर मिलता है तो उससे व्यक्ति की जो अनुक्रिया होती है वो तेज हो जाती है और व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखना चालू कर देता है। जब असंतोष उत्पन्न होता है बच्चे में या किसी भी व्यक्ति में, तो वह कार्य नहीं कर पाता है। तो ये प्रभाव का नियम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विधि का प्रयोग स्मृति के मापन में किया जाता है?
स्मृति की मापन की बात कर रहा है कि किस विधि का प्रयोग स्मृति के मापन में किया जाता है, फाहियान विधि का, तार्किक विधि का, पहचान विधि का या सीखना विधि का। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको बताना है कि किस विधि का प्रयोग स्मृति के मापन में किया जाता है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, तार्किक विधि। तार्किक विधि का जो प्रयोग है वो स्मृति के मापन में किया जाता है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT जिसको कहते हैं, उसका विकास किसके द्वारा किया गया था, किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? साइमंड के द्वारा, होल्ट्जमैन के द्वारा, ब्लैक के द्वारा या मरे के द्वारा? TAT परीक्षण की बात कर रहा है, यूपी टेट 2016 का क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मार्गन और मरे। TAT परीक्षण किसने दिया है? मार्गन और मरे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है? मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है? विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा या बाल केंद्रित शिक्षा? 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको बताना है। तो जो बाल केंद्रित शिक्षा होता है वही मनोविज्ञान का सबसे बड़ा योगदान है शिक्षा के क्षेत्र में, कि कोई भी बालक हो उसको केंद्र बिंदु मानकर ही शिक्षा की जाए। अगर बच्चे को केंद्र बिंदु मानकर शिक्षा नहीं की जाती है तो वो मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं कहलाता है। तो इसके लिए क्या होता है, अध्यापक को बच्चों को केंद्र बिंदु मानकर ही शिक्षा करनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 20 की निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? बुद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, आपको बताना है। निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत या व्यक्तिकता का सिद्धांत? 4 ऑप्शन दिया हुआ है 20 नंबर का, इसको आपको बताना है। तो इसमें वर्गीकरण का जो सिद्धांत है वो आपका बुद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, और ये तीनों A, C और D बुद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित है। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है, कुछ भी कमेंट में आपको बताना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, उस पर जाके आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित होता है? जो कक्षा शिक्षण होता है उसमें पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित होता है? प्रभाव के नियम के, सदृश्यता का नियम के, तत्परता का नियम या साहचर्य का नियम? 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, तत्परता का नियम। जो कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान जो होता है वो किस पे आधारित होता है? तत्परता के नियम पे आधारित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समप्रत्यय निर्माण, समप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान कौन सा है? सामान्यीकरण है, विभेदीकरण है, प्रत्यक्षीकरण है या पृथक्करण है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको बताना है कि समप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या है। 22 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, प्रत्यक्षीकरण। इसमें प्रथम सोपान क्या होता है? वो प्रत्यक्षीकरण होता है। दूसरा होता है विभेदीकरण, तीसरा होता है पृथक्करण, चौथा होता है सामान्यीकरण। इसमें 4 सोपान होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 23 नंबर देखते हैं कि प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया या किसके द्वारा दिया गया? टॉलमैन के द्वारा, बंडूरा के द्वारा, थर्नडाइक के द्वारा या कोहलर के द्वारा? 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको बताना है। तो जो प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय है वो बंडूरा के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है कि उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण और वर्गीकरण, नियमीकरण, ये 4 जो है वो किस विधि के सोपान है? किस विधि के द्वारा ये चारों का प्रयोग किया जाता है? तो निगमन विधि, आगमन विधि, अंतर्दर्शन विधि या बहिर्दर्शन विधि? तो ये 4 ऑप्शन, इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, आगमन विधि। जो उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण और नियमीकरण, ये 4 ऑप्शन है वो किस विधि के हैं? ये आगमन विधि के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवधान के आंतरिक व व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक है। यो अवधान के जो आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक क्या है? रुचि, लक्ष्य, आवृत्ति, ए ऑप्शन या बी ऑप्शन या सी ऑप्शन या डी ऑप्शन? तो जो अवधान होता है वो 25 नंबर में जो अवधान होता है उसके आंतरिक या व्यक्तिनिष्ठ विधि जो होता है वो क्या होता है? रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल मनोविज्ञान का सही क्षेत्र क्या है? इसमें केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, जो बिल्कुल गलत है। केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, बिल्कुल गलत है। केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, बिल्कुल गलत है। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक जो भी विशेषताएं होती है बच्चे के, उसका जो अध्ययन किया जाता है वो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तब से बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र चालू होता है, और जब तक वो किशोरावस्था से होकर प्रौढ़ावस्था से जो भी होकर गुजरता है तब तक बाल मनोविज्ञान चलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह अवस्था जो माता के 21वें गुणसूत्र के जोड़े से अलग न हो पाने के कारण होती है क्या कहलाती है। जो माता पिता के 21वें गुणसूत्र होते हैं उसके जो जोड़े होते हैं उसको अलग न होने पाने से कौन क्या कारण होता है। डाउन सिंड्रोम कहलाता है, क्लिनफेक्टर सिंड्रोम, टर्मन सिंड्रोम या विल्सन सिंड्रोम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए सही हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम। 27 का आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। पूर्व पारंपरिक अवस्था द्वारा, पारंपरिक अवस्था द्वारा, पश्चात प्रारंभिक अवस्था द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 28 का आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, पारंपरिक अवस्था द्वारा। और ये किसने दिया है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया है। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। ये तो सबको पता होना चाहिए, अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्ट या युग्मज। ब्लास्टोसिस्ट, अंडाणु, शुक्राणु और युग्मनज। ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज, अंडाणु, शुक्राणु या अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज और ब्लास्टोसिस्ट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। पहले होता है अंडाणु, फिर शुक्राणु, युग्मज और ब्लास्टोसिस्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने दिया है। क्रैंचमर ने, युंग ने, शेल्डर ने या स्प्रेंजर ने। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको बताना है कि अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी का व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने दिया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, युंग ने ही अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी का वर्गीकरण किया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक